मेरी विदाई में अभी 1 घंटा बाकी था जब मेरी माँ मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी, अब ख्याल रखना, यह किसी को भी मत बताना, तभी तू अपनी ससुराल में सुखी रहेगी, वरना तेरी ससुराल में तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, जैसे यहाँ तेरे भाइयों ने किया था। माँ की बात सुनकर मुझे वह याद आने लगा था जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसने मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे और अब मेरी ज़िंदगी में जो पलटी मारी गई थी उससे मेरी किस्मत ही बदल गई थी। मेरा नाम सुनीता है। मेरी मुलाकात राजू से 2 साल पहले हुई थी जब मैं कॉलेज जाती थी और उसने पहली मेरी मदद की थी। मैं सड़क के किनारे पर खड़ी थी और दूसरी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन ट्रैफिक कितना ज़्यादा था कि मैं घबरा रही थी कि तभी पीछे से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, मिस, आपको मेरी मदद चाहिए। मैं जैसे ही पीछे देखा तो एक खूबसूरत जवान सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस यूं ही हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि मैं मजबूर थी। अगर मजबूर ना होती तो मैं किसी लड़के से मदद कभी ना लेती, क्योंकि मुझे अपने भाइयों का पता था। उस लड़के ने मेरी मदद की और यूं मैं सड़क की दूसरी तरफ आ गई थी। पर जैसे ही घर गई तो मेरे भाइयों के एक शोर समाचार दिया था। मेरा छोटा भाई गली का गुंडा था, न जाने कैसे उसे पता चल गया, लेकिन घर जाते ही उसने मुझे बालों से दबोचा और कहने लगा, किसके साथ मुंह मारकर आई है, कौन था जिसके साथ घूम रही थी। उसके बाद तो मेरा शरीर कांपने लगा था। ऐसा लगा जैसे उस लड़के की मदद लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैं अपने भाई को बता दिया कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वह तो मेरी मदद कर रहा था। लेकिन अगले ही पल भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि तुझे मदद लेने के लिए ऐसी कौन सी ज़रूरत थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तू सड़क पर उसके साथ कहीं जा रही थी। मैं अब जान गई थी कि मेरे भाई को आज फिर से दोस्त ने मेरे खिलाफ बहकाया है। भाई की दोस्ती भी गली की आवारा लड़कों से ही थी और उनकी संगत में पड़कर वह मोहल्ले का बदमाश हो गया था। 1 हफ्ता इस वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा पाई थी। पर जैसे ही पेपर सर पर आए तो भाई ने जैसे तैसे मुझे कॉलेज जाने की अनुमति दे दी थी। पर जैसे ही पेपर देने गई तो मुझे वही लड़का फिर से दिखाई दिया। उस दिन वह खुद ही मेरे पीछे आ गया, पर मैं अपने भाई की डर की वजह से उससे दूर भागने लगी। अगले ही पल वह मुझसे कहने लगा कि देखो, मुझे मत डरो, मेरा नाम राजू है। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई ने उस दिन मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था और तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम जज्बाती हो गई। अपने भाई की इकलौती बहन थी। मेरे 2 भाई थे। बड़ा भाई तो अपाहिज था और इसीलिए छोटे भाई ने घर को संभाला हुआ था। पापा तो हमें छोड़कर चले गए थे और भाई इसी वजह से बिगड़ गया था कि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। राजू ने मुझे हौसला दिया कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों राजू के इस तरह की बातों पर मैं पिघल गई थी। मुझे न जाने कब से ही हमदर्द इंसान की ज़रूरत थी। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास राजू के सामने निकाल दी। यूँ धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई थी। वह तो मुझे बाद में पता चला कि वह मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है और मुझसे 2 साल सीनियर था। अब वह मुझे मिलता रहता था। कभी कभी मुझे पैसे की ज़रूरत होती तो भी दे दिया करता था। लेकिन मैं राजू के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था और जब मेरी माँ को यह पता चला कि मैं एक लड़के से दोस्ती कर ली है तो मेरी माँ घबरा गई। कहने लगे कि बहुत गलत कर रही हो। तेरे भाइयों ने अगर किसी को पता चल गया तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस लड़के से दोस्ती तोड़ दे। मैंने कहा कि माँ, भाई के सहारे बैठी रही तो वह मुझे गैरत के नाम पर घर पे बिठा कर रखेंगे। मुझे खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। माँ भी जानती थी कि उनके दोनों बेटे अपने बाप पर गए हैं। मेरे पापा भी मेरी माँ को जूते की नोक पर रखते थे, पर वह तो भगवान ने मेरी माँ को मेरे पापा के जुल्मों के सितम से बचा लिया था और पापा को अपने पास बुला लिया। अब यह दोनों भाई मेरा जीना हराम कर रहे थे। मेरी माँ तो इसी वजह से उनके आगे बोलते ही नहीं थे, वरना माँ के साथ भी वह ऐसा ही व्यवहार करते थे। मैं राजू के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। राजू मुझे यही कहता है कि मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, इतना पैसा कमाओ कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने भाई की तरह अमीर बनना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें बिल्कुल रानी बनाकर रखूँगा। यह बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगता। मैं अपनी माँ को भी बता दिया था कि राजू बहुत अच्छा है और वह पढ़ने लिखकर अच्छा इंसान बनना चाहता है। मेरी माँ भी खुश थी। राजू का कहना था कि मुझे तुमसे कोई दहेज भी नहीं चाहिए,
बस तुम ऐसे ही मेरे पास आ जाना, मेरे लिए ही काफ़ी होगा। मैं राजू की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। अब मैं रोज़ कॉलेज के बहाने उसे मिला करती थी, लेकिन इस बात का ख्याल रखती कि मेरे भाइयों को खबर ना हो। जैसे तैसे मेरे भाइयों ने मुझे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी थी। अब तो मैं खुल्लम खुल्ला राजू से मिला करती थी। उस दिन मेरा ट्रिप था और वह कॉलेज की तरफ से ही था। सारी लड़कियां जा रही थी, पर मैं मुंह फुलाकर बैठी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई मुझे ट्रिप पर जाने की कभी भी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन राजू जिद्दी कि वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने कहा, लेकिन राजू, मेरे भाई मुझे नहीं जाने देंगे। राजू ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगा, अब तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें कभी भी बात नहीं करूँगा, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊँगा। यह सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैं तो राजू के बिना रह नहीं सकती थी। मुझे रात को जाना था। जैसे ही रात हुई मैंने माँ को बताया और अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। मैं अपने इरादे में कामयाब हो गई। छोटे से बैग में अपना सामान डाला और इस तरह से ट्रिप पर चली गई। मेरे भाइयों को पता भी नहीं चल सका कि मैं कहाँ गई, लेकिन मैं क्या जानती थी कि इसके पीछे सबको पता चल जाएगा और एक समझ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं खुश थी। राजू तो मेरी हिम्मत को दाद देने लगा। कहने लगा कि तुम्हें ऐसे ही मजबूत बनना पड़ेगा, वरना तुम्हारे भाई तुमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि यह तो मेरी ट्रिप की ज़िंदगी नरक बनाकर रख देगा। वैसे तो कॉलेज की तरफ से ही स्टूडेंट को ठहरने का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन राजू कहने लगा, हम अपने यह खूबसूरत पल एक साथ गुजारना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें यह समय मिला है और हम सबके साथ रहकर अपने समय को बर्बाद करना नहीं चाहते। इसीलिए उसने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था। मैं थोड़ा डर भी रही थी, लेकिन मुझे राजू पर पूरा विश्वास था। मैं राजू के साथ चली गई। उस रात राजू ने मुझे अपनी मोहब्बत के खुले शब्दों में इजहार किया था। कहने लगा कि सुनीता, तुम्हें नहीं पता कि मेरे लिए क्या हो। उसने मेरे हाथों को चूम लिया था। मैं जल्दी से अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़ाया था। मैंने कहा, राजू, अब हमें सो जाना चाहिए। तुम जाओ, दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ। लेकिन राजू ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। कहने लगा, कितनी मुश्किल से यह पल हमें नसीब हुए हैं और तुम सोने की बात कर रही हो। आज की रात हमारी ज़िंदगी यादगार रात होगी। कहते कहते राजू की गर्म गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थी। मैं एकदम बदक से उसे पीछे हटी थी। मैंने कहा, राजू, यह गलत है, क्या कर रहे हो। मैं मानती हूँ हम अपने समय को यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे तुम चाहते हो। शादी से पहले यह सब कुछ गलत है। वह तो अपने होश में ही नहीं था। उसकी आंखें तो नशा से उतरा हुआ था। उसने दोबारा मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगा। उसकी मोहब्बत के आगे उसकी मजबूत बाहों में समाकर मैं भी बह गई थी। और दूसरी बात, मैं राजू को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए मैं उसकी बाहों में सिमटी चली गई और यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे राजू मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। जज्बातों का एक तूफान था जो कमरे में आ चुका था। हम दोनों एक दूसरे में समा गए थे और दुनिया को भूल गए थे। जब जज्बातों का तूफान थमा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं रोने लगी। राजू अपनी शर्ट पहनते हुए मेरी तरफ देखते हुए हंसने लगा। कहने लगा, इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज हमारी मोहब्बत पूरी हो गई। मैंने कहा, राजू, जो हुआ गलत हुआ। कहने लगा, कुछ भी गलत नहीं हुआ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। कहते कहते राजू फिर से मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। मैं काफ़ी देर तक राजू के सीने से लगी रही, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती रही। वह मेरे सर को धीरे धीरे सहलाकर मुझे तसल्ली दे रहा था, लेकिन मैं क्या जानती थी कि घर जाकर मेरी क्या हालत होगी। जैसे ही ट्रिप खत्म हुई तो मैं वापस आ गई। राजू के साथ मेरी यह आखिरी मुलाकात थी जिसमें हमने सारी हदें पार कर दी थी। मैं जैसे ही घर गई तो मेरा भाई मेरे ही राह देख रहा था। मुझे देखते ही मुझ पर बरस पड़ा कि तू किसके साथ मुंह काला करके आई है। मैंने अपने भाई को कुछ भी नहीं कहा। अगले ही पल मेरे भाई ने कहा कि इसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, एक ही हल है कि इसकी शादी कर दी जाए, और हमने इसका रिश्ता भी पक्का कर दिया है। सुनीता, 2 हफ्तों बाद तेरी शादी है। यह सुनकर तो मुझे झटका लगा था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ भी नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। अब तो मेरे भाई मुझ पर पहरा देने लगे थे। मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मैं राजू से बात करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ के हाथ जोड़कर विनती की कि राजू से मेरी एक बार बात करा दो।
मेरी हालत को देखते हुए मेरी माँ ने राजू से मेरी बात कराई थी। मेरी आवाज़ सुनते ही राजू तड़प उठा था। मुझे रोता हुआ देखकर राजू कहने लगा, प्लीज़ सुनीता रो मत, तुम्हारे आंसू सीधा मेरे दिल पर गिरते हैं। उसने मुझे चुप कराया। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी तय हो गई है और मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों राजू मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मेरी शादी की खबर पर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था, बल्कि कहने लगा कि सुनीता, जहाँ तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है वहीं शादी कर लो, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं तो राजू के इन शब्दों से हैरान थी। मैंने कहा कि राजू, कैसी बातें कर रहे हो तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे। इतनी आसानी से तुम मुझे कैसे दूर हो सकते हो? कहने लगा कि प्लीज़ सुनीता, आगे से कभी भी मेरा नाम अपनी ज़बान पर मत लाना, लेकिन कभी मुझे बेवफा भी मत समझना। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारे अलावा भी मेरी ज़िंदगी में और भी रिश्ते हैं, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकता। बस सोच लो, मैं अपने प्यार की कुर्बानी दी है। यह कहकर राजू ने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं कितनी देर तक ही रोती रही थी और फिर 2 हफ्तों बाद मैं दुल्हन बनी बैठी थी। राजू से फिर मेरी एक बार भी बात नहीं हुई थी। मैं जान गई थी कि राजू ने मेरा इस्तेमाल किया है और अब हर संबंध तोड़ दिया है। मैं बहुत घबरा रही थी। जब मेरी माँ ने मुझे जाकर बताया कि तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है, जिसे सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए थे। सुनीता, तेरा पति कभी भी बाप नहीं बन सकता। मैं तड़पकर माँ से कहा कि माँ, यह क्या कर रही हो? मुझे ऐसे इंसान के साथ बांध दिया जो कभी भी औलाद नहीं दे सकता। क्या मैं आप लोगों पर इतनी बोझ थी? मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, सुनीता, तेरे भाइयों ने कुछ सोचकर फैसला किया होगा और वैसे तेरा होने वाला पति विनय बहुत ही अमीर है, तुझे बहुत खुश रखेगा। औलाद का क्या है, वह तो तू गोद भी ले सकती है। तो तू भगवान का धन्यवाद कर कि तू अमीर घर में शादी करके जा रही है, वरना तेरे भाई तो जब तेरे करतूत के बारे में पता चला तो वह तो तुझे किसी गरीब के घर में देने वाले थे। वह तो मैंने ही अपनी कसम देकर रोका था। माँ की बात सुनकर मैं टूट चुकी थी। मुझे काफ़ी दुख हो रहा था। राजू के साथ बिताए वह पल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे। मेरी विदाई में कुछ ही घंटे बाकी थे जब मेरी माँ मेरे पास आई। कहने लगे कि अब राजू को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं राजू को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजू मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं था। मेरी विदाई भी हो गई थी। मैं विनय की सेज पे सजा उसका इंतज़ार कर रही थी और अपनी बेबसी पर आंसू भी बहा रही थी। मेरी किस्मत भी कितनी ख़राब थी कि मेरा पति कभी मुझे औलाद की खुशी भी नहीं दे सकता था। मैं यही सोच रही थी, तभी अचानक मेरी तबीयत घबराने लगी। अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे अभी उल्टियाँ शुरू हो जाएगी। तभी विनय कमरे में आ गया। उसकी नज़रों में मेरे लिए मोहब्बत और खुमारी थी। वह मेरे सामने बैठ चुका था, मेरे हाथ थाम लिए। कहने लगा कि ना जाने मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन से अच्छे काम किए थे जो मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है और जिसने मुझे मेरी कमी के साथ स्वीकार कर लिया है। मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो खामोश बैठी थी। तभी अचानक से मुझे उपकार आई थी। मैं जल्दी से वॉशरूम में चली गई। विनय मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। जैसे ही मैं बाहर आई मुझे फिर से उल्टियाँ आने लगी। न जाने मेरे साथ यह क्या हो रहा था। विनय कहने लगा कि क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा कि शायद मैं कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, मेरा पेट खराब हो गया है। मुझे ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना रास नहीं आता। थोड़ी देर के बाद ही मैं रिलैक्स हो चुकी थी। विनय के मुंह दिखाई में मुझे हीरे की अंगूठी पहनाई थी। अंगूठी पहनाते पहनाते विनय ने मेरे हाथों को चूम लिया था। उस रात विनय ने मुझे अपनी मोहब्बत में सरोवर कर दिया था। विनय की मोहब्बत पाकर मैं राजू को भूल जाना चाहती थी और उसी रात विनय की बाहों में समाते हुए मैं खुद से वादा किया था कि मैं अब राजू को कभी भी याद नहीं करूँगी। मेरा पति सिर्फ विनय है और मैं उसके साथ ही वफादार। अपने किए गए पाप के मैंने मन से ही मन भगवान से माफ़ी मांगी थी कि मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने अपने पति के अलावा राजू के साथ वह पाप किया था। शादी को अभी 1 ही हफ्ता गुजरा था कि मेरी तबीयत फिर से ख़राब रहने लगी। मेरा मन घबराने लगा और उल्टियाँ होने लगी। मेरे ससुराल वाले भी परेशान थे। मेरी हालत संभालने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे ससुर विनय को कहकर मुझे अस्पताल भिजवा दिया और जैसे ही मेरा चेकअप हुआ, डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, मेरे होश उड़ गए थे। विनय भी गुस्से से देख रहा था और मुझे यह पल याद आ गए और जिसका भुगतान अब मैं सारी ज़िंदगी देना था। विनय मुझे जैसे ही घर लेकर आया तो सबके सामने मुझ पर उंगली उठाकर कहने लगा कि बताओ किसका पाप है, किसके साथ तुमने मुंह काला किया है।
उसके बाद मैं घबरा गई। मैं उसे क्या जवाब देती। कमज़ोर सा बहाना बनाया कि कैसी बातें कर रहे हो तुम्हारा ही बच्चा है। हालांकि मैं जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं झूठ बोल रही थी। विनय तो मुझसे मुंह फेर रहा था। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया था। सबकी नज़रों में मेरे लिए नफरत और तिरस्कार था। मुझे राजू की याद आने लगी। मैं जानती थी कि यह बच्चा उसी का है। राजू की तस्वीर निकालकर मैं अपने सामान के साथ लाई थी। उससे मन ही मन में शिकवे करने लगी कि तुम कहाँ चले गए हो। तुम तो मुझे कहते थे कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन अपने प्यार की निशानी मेरे पेट में छोड़कर तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें तो खबर भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं राजू की तस्वीर से बातें कर रही थी और फिर वापस मैंने उसे अपने सामान में छुपाकर रख दिया। लेकिन अगले ही दिन अपने ससुर का व्यवहार देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि मेरे ससुर बहुत ही ध्यान रख रहे थे। हाँ, विनय ने मुझे कोई बात नहीं की थी। रात को वह भी अलग सोफे पर सोया था, लेकिन ससुर का व्यवहार मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। विनय ने तो मुझे तलाक की धमकी दी थी। तब मेरे ससुर ने ही विनय को भला बुरा कहा, कहने लगे कितनी जल्दबाजी में काम मत लो, हो सकता है यह बच्चा तुम्हारा ही हो। विनय ने कहा, लेकिन पापा आप जानते हैं ना कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। ससुर कहने लगे, क्या पता भगवान ने तुम पर कृपा कर दी हो, तुम्हारे नसीब में औलाद की खुशी लिख दी हो। विनय कहने लगा कि पापा आप सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ क्यों दे रहे हैं। आप जानते हैं ना कि यह लड़की एक छोटे से घर के आई है और उसके भाइयों ने तो इससे ऐसे जान छुड़ाई जैसे यह उनके लिए बोझ है। ज़रूर यह लड़की ही गलत होगी, वरना किसी भी लड़की के साथ ऐसी जल्दबाजी में शादी नहीं होती। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह बच्चा किसी और का ही है। मेरे ससुर कहने लगे कि ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा हम बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि बच्चा तुम्हारा है या नहीं। मुझे विश्वास है कि यह बच्चा तुम्हारा ही होगा। देखना, बच्चा बिल्कुल हूबहू कॉपी तुम्हारी ही होगा। ससुर की बातों से मैं चौंकी थी। कितने अच्छे इंसान हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने दिल ही दिल में अपने ससुर को धन्यवाद किया था। विनय ने मुश्किल से ही फैसला किया था कि 9 महीने का इंतजार करेगा और जैसे ही बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को देखकर फैसला किया जाएगा कि वह मुझे रखेगा या तलाक देगा। पर मैं नहीं जानती थी कि 9 महीने से पहले ही सच खुलकर मेरे ससुर के सामने आ जाएगा। उस दिन मैं बहुत परेशान थी। चाहते हुए भी मैं राजू को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती थी। हर वक्त उसकी याद में मेरे दिमाग पर छाई रहती थी। मेरे ससुर मेरे पास आए, कहने लगे कि बहू क्या बात है, तुम परेशान हो, मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अपने ससुर को टालना चाहा और वह हंसने लगे जैसे मेरा झूठ पकड़ चुके हो। कहने लगे कि अच्छा बताओ कौन था वह और उसने क्यों तुम्हें छोड़ा। जैसे ही मैंने अपने ससुर से यह बात सुनी मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई थी, यानी कि मेरे ससुर सब जानते हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगी और यूं अपने ससुर को सारी बातें बता दी कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसका नाम राजू था और वह भी मुझसे मोहब्बत करता था। हम एक दिन दूसरे के करीब आ गए थे और उसने मुझे शादी का वादा किया था, लेकिन मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़कर चला गया। मेरे ससुर ने मेरी बात सुनी तो मुझे तसल्ली देने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें विनय से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ससुर की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का हुई थी कि वह आखिर मेरा साथ क्यों देना चाहते हैं। मेरे ससुर ही थे जो मेरा ख्याल रखते थे। रोज़ रात को मुझे दूध ला के देते थे, मेरे खाने पीने का भी ध्यान रखते थे। राजू का बच्चा मेरे पेट में पलकने लगा था। मेरा दिल चाहता कि मैं इस बच्चे को राजू का ही नाम दूँ। किसी न किसी तरह राजू मुझे मिल जाए, मैं उसे अपना लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को उसके बाप से जुदा किया जाए। और इसीलिए मैं सोचने लगी कि शायद मेरे ससुर जी मुझे राजू से मिलवा सकते हैं। अगर मैं उनसे कहूँ तो वह ज़रूर मेरी मदद करेंगे। यही सोचकर उनके पास चली गई, उनसे दिल की बात कह दी। लेकिन ससुर कहने लगे कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ समय इंतज़ार करना होगा। जब सही समय आएगा तो यह बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें राजू से भी मिलवा दूंगा। ससुर की बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी, पर मैं यह जान न सका कि आखिर मेरे ससुर मेरा इतना साथ क्यों दे रहे हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि राजू रहता कहाँ है। विनय भी मुझसे अलग अलग रहता था। वह बस इस इंतज़ार में था कि कब मेरी डिलीवरी हो और बच्चा सबके सामने आ जाए। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे वैसे ऐसे मेरी घबराहट बढ़ रही थी और वह दिन भी आ गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, मेरी डिलीवरी भी हो गई।
जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आया तो मेरे पति के साथ साथ मेरे ससुराल वाले उस बच्चे को देखकर हैरान रह गए थे। विनय का रंग भी उठ गया था। मैं उस वक्त बेहोशी की हालत में थी, लेकिन मुझे फिर भी सबकी बातें सुनाई दे रही थी, क्योंकि सब घर वाले मेरे बच्चों को देखकर खुश थे। उनकी खिलखिलाहट मैं सुन सकती थी। मैं बहुत हैरान थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वह बच्चा तो राजू का था और मेरा था, लेकिन यह लोग इतना खुश क्यों थे? मुझे पूरी तरह से होश आया तो विनय कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं उससे कहा, लेकिन आप मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? कहने लगा कि मैंने तुम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था। इन पूरे 9 महीने तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। मेरी गलती को मुझे माफ़ कर दो, यह बच्चा तो मेरा ही है। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। इस बच्चे को गोद में लिया तो और बच्चे को देखा तो मैं भी दंग रह गई थी। यह बच्चा तो बिल्कुल विनय की कॉपी था। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा ससुर कहने लगे कि मैंने कहा था ना कि एक बार बच्चा सामने आ जाएगा तो सारा शक दूर हो जाएगा। तुम्हारा पति तुमसे प्यार करेगा। अपने ससुर से अकेले में कहा, लेकिन आप जानते हैं कि यह बच्चा विनय का नहीं, यह राजू का बच्चा है। तो यह सब कुछ कैसे हो गया? मेरे ससुर कहने लगे कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सच्चाई को किसी को भी मत बताओ। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में भगवान ने रंग भर दिए हैं और तुम अपने अतीत में झांक रही हो। मत देखना, अगर ऐसा किया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। अपने बच्चे की परवरिश करो और अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मैं बहुत परेशान थी और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट ज़रूर करवाऊंगी। यही सोचकर मैं उस बच्चे का डीएनए करवाया, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़े थे। सच्चाई मेरे सामने थी, लेकिन सब घर वाले खुश क्यों थे? क्योंकि सच्चाई तो वही था कि बच्चा राजू का ही था। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा बच्चा विनय पर कैसे चला गया। इस बात ने मुझे काफ़ी परेशानी में डाल दिया था। मैं अभी रातों को उठकर बैठ जाती थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरा बच्चा भी 2 साल का हो गया था। अब मैं अपने बच्चे को अपने सामने कुछ नया करते देखती तो मेरे दिल से यही निकलती कि काश राजू मेरे पास होता, अपने बच्चे को इस तरह बोलते और चलते देखता तो कितना खुश होता। मैं आज भी राजू को मोहब्बत से अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। मैं अपने दिल को समझाती कि यह गलत है, अपने पति के साथ वफादार रहूं, लेकिन राजू दिल के किसी कोने में बच्चों की तरह जमकर बैठ गया था, निकलने का नाम ही नहीं लेता था। आज पता नहीं घर में क्या बात थी कि हर तरफ तूफान मची हुई थी। मैंने अपने ससुर से पूछा कि कोई आ रहा है, तो मेरे ससुर कहने लगे कि हाँ, विनय का छोटा भाई जो 2 साल पहले अमेरिका चला गया था वही वापस आ रहा है। पर बहुत परेशान थी। कभी भी विनय ने छोटे भाई के बारे में नहीं सुना था। मैंने विनय के छोटे भाई की कभी चर्चा भी नहीं सुनी थी। जब मैं विनय से पूछा तो विनय ने गुस्से से चीख पड़ा, खबरदार, जो तुमने उसे मेरा भाई कहा। मेरा भाई नहीं है, वह मेरे रास्ते का कांटा है। हमेशा उसने मेरे काम में टांग लड़ाई है। वह हमेशा मुझसे जलता था। पापा ने भी सबसे ज़्यादा प्यार उसी को किया था। कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया था। वह तो मुझसे नफरत करता है। मेरे साथ रहता तो गवारा नहीं करता। बस कभी कभी पापा से मिलने आता है और चला जाता है। इस बार भी आया है तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ही चला जाएगा, क्योंकि अगर वह इस घर में रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। उसने मुझसे मेरी हर चीज़ छीनी है। मैं विनय की बात सुनी तो हक्का बक्का हो गई थी। मैं अपने देवर से मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि विनय मुझे कभी भी अपने भाई से मिलने नहीं देगा। फिर भी मैं विनय से कहा कि मुझे एक बार अपने भाई से मिलवा दो, और मेरी सोच ठीक अनुसार उसने मना कर दिया। मेरी जिद करने पर विनय ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरे बेटे सुमित को अपने साथ ले गया। तुम कमरे से बाहर कदम भी मत निकालना। मैं नहीं चाहता कि उस घटिया इंसान की नज़र भी तुम पर पड़े। 2 दिन हो गए थे और मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी। एक दिन मेरे ससुर मेरे पास आए, कहने लगे कि चलो चलो, आज मैं तुम्हें राजू से मिलवा देता हूँ। ससुर की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि आप कैसे करेंगे? क्या आपको पता है कि राजू कहाँ रहता है? कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम कर लिया है, बस तुम मेरे साथ चलो। मेरे ससुर मेरे बेटे सुमित को गोद में उठाया और मुझे लेकर एक होटल में आ गए। मैं वहां गई तो अपने सामने राजू को देखकर एकदम से हैरान रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मेरे ही सामने खड़ा है। मेरे ससुर तो चले गए, जबकि मैं राजू को अपने सामने देखकर रोने लगी थी कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ? लेकिन राजू तो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था, बल्कि मेरी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया था।
मैं ना समझी की हालत में उसे देख रही थी। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा भी करेगा। वह काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। उसका यह रूप देखकर मैं भी हैरान थी। मैंने कहा कि राजू, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मेरे बिना जीने का भी सोच नहीं सकते थे और आज मुझे नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर रहे हो। मैं सुमित का हाथ राजू के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा कि राजू, यह तुम्हारा बेटा है। लेकिन अगले ही पल राजू की धिक्कार की आवाज़ मुझे चुप करा दिया था। कहने लगा, खबरदार आगे से ऐसी बात अपनी जबान से भी निकाला तुम मेरी भाभी हो। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे विश्वास नहीं था। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? कहने लगा कि यह सच है, तुम मेरी भाभी हो, मेरे भाई की पत्नी हो। खबरदार, जो यह सच अब तुम किसी के सामने लेकर आई, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगी। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, इसीलिए तुम भी पुरानी बातों को भूलकर विनय के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। यह कहकर वह जा चुका था और मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैं सुमित का हाथ पकड़ी और वापस आ गई। लेकिन अब मैं विनय से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि दिल में शक था कि अगर यह सच्चाई उसे पता चली तो वह मेरे साथ क्या करेगा। विनय तो अपने भाई राजू की सख्त नफरत करता है, फिर वह भला उसके बच्चे को कैसे अपना सकता था? मुझे भी इस घर से निकाल देता, सोच सोचकर मेरे हाथ फूल रहे थे। अगले दिन मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। कहने लगे कि मैं तुम्हारे सामान में राजू की तस्वीर देख ली थी। मैं तभी समझ गया कि तुम राजू से मोहब्बत करती हो। राजू का दिल बुरा नहीं, बहुत अच्छा है। बचपन से ही अपनी सारी चीज़ वह विनय को दे दिया करता था। लेकिन पता नहीं क्यों विनय के दिल में ऐसी नफरत भर गई जो निकलती ही नहीं थी। गलती तो विनय की ही थी, वह हमेशा राजू के रास्ते में रोड़े फेंकता है। तुमसे पहले भी राजू की एक लड़की से मोहब्बत की थी, लेकिन विनय ने उस लड़की को राजू से अलग कर दिया। उस दिन जब वह ट्रिप से वापस आया तो राजू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि पापा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी राजू की खुशी में खुश था। मैंने कहा, ठीक है राजू, हम तुम्हारी पसंद की लड़की भी देखने चलेंगे, लेकिन पहले विनय की शादी कर लेते हैं, क्योंकि वह तुमसे बड़ा है। और विनय के लिए लड़की देख ली है। विनय को भी लड़की बहुत पसंद है। तुम जानते हो कि विनय में कमी है कि वह कभी भी बाप नहीं बन सकता, लेकिन लड़की के घर वाले विनय को इसी कमी के साथ स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए विनय भी बहुत खुश है। और मैं तुम्हारी तस्वीर विनय के सामने रख दी, क्योंकि तुम्हारा विनय का रिश्ता तय हो चुका था। जब राजू ने तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसके चेहरे की हवा बदलते देखा था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। मुझे कुछ भी नहीं बताया। कहने लगा कि पापा, यह तो बहुत ही अच्छी लड़की है, आप पहले विनय की शादी कर दे, मैं बाद में कर लूँगा। यह कहकर वह बाहर चला गया और फिर कुछ ही दिन बाद में अमेरिका चला गया था। और राजू ने तुमसे इसीलिए बात नहीं की थी, क्योंकि राजू को पता चल गया था कि तुम्हारा रिश्ता विनय से तय हो चुका है। इसीलिए वह विनय के रास्ते से हट गया था, क्योंकि राजू का दिल बहुत बड़ा है। उसने कभी भी विनय के रास्ते में रोड़े डालने की कोशिश नहीं की थी। अब जो हुआ उसे भूल जाओ और जो चल रहा है उसी में खुश रहो, उसी में ज़िंदगी गुजारो। विनय को मत बताना और ना ही कभी राजू ऐसी हरकत करेगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत किसी और का हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने देती। मैं जान गई थी कि राजू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा और आराम से मुझे भूल देगा, लेकिन मैं अब उसे भूलना नहीं चाहती थी। मैं उसके बच्चे की माँ थी। मेरा बेटा सुमित राजू का था, विनय का नहीं था। मैं सोच लिया था कि मैं विनय को सारी सच्चाई बता दूंगी। मुझे राजू के सामने इसीलिए नहीं जानने देता था कि जिस तरह से विनय ने राजू से मोहब्बत छीनी थी, कहीं राजू उसकी पत्नी को उसे छीन ना ले। कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि राजू को एक लड़की पसंद करती है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैं विनय से कहा था कि मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ। विनय ने मुझे मना कर दिया था, तुम्हें राजू के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं छुपकर चली जाऊंगी और उन दोनों की मंगनी के फंक्शन में मैं चली गई थी। मैंने लड़की को देखा, बहुत ही खूबसूरत थी और राजू उस लड़की को मंगनी की अंगूठी पहना रहा था। मेरा दिल टूट गया था और तभी अचानक ही मुझे किसी का फ़ोन आया और जो खबर मैंने सुनी थी, मेरे होश उड़ गए थे। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया था। हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ। फ़ोन पर मुझे खबर मिली थी कि विनय का एक्सीडेंट हुआ है। राजू ने जैसे यह खबर सुनी, अपने भाई की मोहब्बत में पागल होकर बाहर भागा था। लेकिन जब तक हम लोग अस्पताल पहुंचते थे, विनय इस दुनिया से जा चुका था। मेरा तो बुरा हाल था। मेरे दिल से यही बात नहीं जा रही थी कि मैं विनय से बेवफाई की थी
उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई थी। राजू मुझे हौसला देता तो मुझे उसका हौसला देना भी बर्दाश्त नहीं होता था। मैं गुस्से से उसे दूर कर देती थी। मैं कहती कि अपना दिखाने के अपनापन में दूर रखो, तुमसे हमेशा मुझे दुख दिए हैं, तुम्हारी वजह से मैं कभी भी खुश ना रह सकी, तुम्हारी वजह से मैं विनय को धोखा दिया। धीरे धीरे विनय की मौत को 2 महीने गुजर गया था। ऐसे में राजू मेरे गुस्से के बावजूद भी मेरा बहुत ध्यान रखता था। शायद वह अभी मुझसे मोहब्बत करता था। उसने अपनी मंगनी भी तोड़ दी थी। मैंने मंगनी तोड़ने की वजह पूछी तो वह मुझसे नज़रें चुरा गया था। कहने लगा क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे ससुर सारी हकीकत जानते थे। एक दिन कहने लगे कि बेटा अब समय आ गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम और राजू एक हो जाओ और अपनी अधूरी मोहब्बत पूरी कर लो। मैंने कहा कि ऐसा नहीं करूँगी, मैं अब विनय को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती। जीते जी मैं उसके साथ वफ़ा न कर सकी, अब मरने के बाद उसे उसके साथ वफ़ा कर लेने दे। मैं अपने बेटे सुमित के साथ जी लूँगी। बाहर खड़ा राजू हमारी बातें सुन रहा था। दरवाजे से ही वापस पलट गया। मैंने उसे जाते हुए देखा था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरा बेटा अब 3 साल का हो गया था और अब राजू को ही पापा कहने लगा था। मैं सुमित को मना भी करती कि वह तुम्हारे पापा नहीं हैं। यह कहते हुए मैं राजू की नज़रें चुराई थी। राजू तीखी भरी नज़रें मेरे ऊपर डाली थी। उसकी आंखों के कोने गीले हो गए थे कि मैं उसके बेटे को ही उसे पापा कहने से मना कर रही थी। नज़र तो मैं भी चुरा गई थी, लेकिन अब मैं पुराने रिश्ते को भूल जाना चाहती थी। सुमित विनय का बेटा था, बस दुनिया को यही बताना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं सुमित का हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाने लगी, लेकिन वह पापा कहते हुए राजू से चिपक गया था कि मुझे पापा के पास रहना है। मैं सुमित के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि नहीं है यह तुम्हारे पापा मर चुके हैं। सुमित के गाल पर थप्पड़ पड़ने की देर थी कि राजू तड़प पड़ा था। उसने सुमित को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा कि बस बहुत हो गया सुनीता, सबको सच्चाई बता दो, दुनिया को भी, कि सुमित मेरा ही बेटा है। विनय अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों खुद को मुझे और सुमित को तकलीफ दे रही हो? शायद भगवान को भी यही मंजूर था। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैं शादी के लिए नहीं मानी तो मेरे ससुर ने कह दिया कि फिर तुम्हारा इस घर में अब कोई काम नहीं है, तुम इस घर से जा सकती हो। अपने ससुर की यह बात सुनकर मैं तड़प गई थी। मैंने कहा कि पापा जी, आप ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? वह मुझसे नज़रें चुराकर कहने लगे कि विनय इस दुनिया में नहीं है, सुमित भी उसका बेटा नहीं है, तुम किस हक से इस घर में रहोगी? मुझे ना चाहते हुए भी राजू से शादी करनी पड़ी। आज राजू के सीने से लगी थी और बिलख बिलख कर रोने लगी। राजू ने भी मुझे रोने दिया था। बहुत रोने के बाद जब मेरा मन हल्का हो गया तो मैंने सिसकते हुए राजू से कहा कि राजू, तुम बहुत बुरे हो, क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? कहने लगा कि मजबूरी थी, मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने जल्दबाजी में तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ तय कर दिया, और जब मुझे पता चला तो मैं अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन देखो भगवान ने हमें मिला ही दिया। यह कहते कहते राजू ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। मैंने भी सुकून से अपने आप को राजू के बाहों में हल्का छोड़ दिया था, क्योंकि अब राजू ही मेरा सब कुछ था। आज पूरे हक से मैं राजू के बाहों में सिमट गई थी। दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।